छात्रों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 3 के पार्ट 4 का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले जो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री या तीव्र रसायन का भाग 3 का अध्ययन किया था, उसमें हमने प्रकाशीय संभाव्यता के निर्धारण की क्या क्या शर्तें हैं उसका अध्ययन किया। इसके साथ साथ हमने प्रकाशीय संभाव्यता के आधार पर जो नामकरण किया जा रहा है, आर और एस प्रकार का नामकरण और ई और जेड प्रकार का नामकरण ज्यामितीय संभाव्यता या प्रकाशीय संभाव्यता के लिए ज़रूरी है, उसका हमने अध्ययन किया। इस अध्याय में हम प्रकाशीय संभाव्यता के ही उपयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें पहला है स्टीरियोजेनिक केंद्र। स्टीरियोजेनिक केंद्र कार्बनिक यौगिकों में स्टीरियोजेनिक या किरेल केंद्र उस कार्बन परमाणु को कहा जाता है जिसके कारण से अणु में प्रकाशीय गुण उत्पन्न होते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक जिसमें किरेल केंद्र होता है वो प्रकाशीय गुण प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार के किरेल केंद्र वाले यौगिक को ही हम स्टीरियोजेनिक केंद्र कहते हैं। ऐसे कार्बन परमाणु अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणुओं अथवा समूह से जुड़े रहते हैं। ऐसे कार्बन परमाणुओं को चिन्हित करने के लिए हम उन पर एक स्टार लगा देते हैं। जैसे हम निम्न उदाहरण को देखें, हम देखते हैं स्टीरियोजेनिक केंद्र के लिए पहला जो उदाहरण है वो एक एल्कोहल का उदाहरण है या 2-ब्यूटेनॉल है। इसमें एक केंद्रीय जो कार्बन है उस पर स्टार लगा है और उससे जुड़े हुए चारों समूह भिन्न भिन्न हैं। दूसरा उदाहरण ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, उसमें भी केंद्रीय कार्बन परमाणु पर 4 विभिन्न समूह जुड़े हैं और उस पर भी एक स्टार लगा है। इसी प्रकार हम 3-मेथिल हेक्सेन और 2-क्लोरोब्यूटेन का अध्ययन करते हैं। स्टीरियोजेनिक केंद्र किसी भी यौगिक में एक संख्या के आधार पर एक भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितने ज़्यादा कार्बन युक्त यौगिक हैं। पहला, एक किरेल केंद्र अथवा एक असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक। इसका अध्ययन जब हम करेंगे तो हम देखते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें एक ही कार्बन परमाणु है और उस यौगिक में उस कार्बन परमाणु जिस पर कि स्टार लगा है, अर्थात वो एक कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक है जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो सकती है परंतु उसमें किरेल कार्बन केवल एक ही होता है। जैसे हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो उसमें एक कार्बन जिस पर स्टार लगा है वो एक किरेल कार्बन युक्त यौगिक है। इस प्रकार कई उदाहरण, भिन्न भिन्न उदाहरण हैं जो हमने अभी हमारे पिछली स्लाइड्स में देखे कि जिसमें एक कार्बन वाला यौगिक जो स्टीरियोजेनिक केंद्र है। दूसरा, 2 स्टीरियोजेनिक केंद्र युक्त किरेल व अकिरेल अणु। यदि किसी अणु में 2 स्टीरियोजेनिक केंद्र हों तो वह किरेल व अकिरेल दोनों प्रकार के अणु बना सकता है। इसका अध्ययन हम 2 शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। पहला, 2 समान स्टीरियोजेनिक अथवा स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणु, अर्थात हम ऐसे अणु का अध्ययन करें जिसमें 2 समान स्टीरियोजेनिक केंद्र उपस्थित हों। उसका अच्छा उदाहरण है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल को हम देखते हैं, इसका अणु 2 प्रकार की संरचनाओं में पाया जाता है। पहला, जिसमें सभी समान समूह आमने सामने स्थित होते हैं। दूसरा, इसमें समान समूह विपरीत दिशा में हों। यदि हम दोनों को उनके दर्पण प्रतिबिंबों के साथ देखें तो निम्न 4 प्रकार की संरचनाएं हमें दिखती हैं जो अपन को इस स्लाइड पर दिखाई दे रही हैं। ये चारों टार्ट्रिक एसिड हैं और इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह की स्थिति के आधार पर ये 4 प्रकार की संरचनाएं दर्शाते हैं। पहली जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसमें दोनों OH समूह एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों हाइड्रोजन समूह भी एक दूसरे के विपरीत हैं। दूसरे यौगिक में हम देखते हैं कि पुनः दोनों हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोक्सी समूह एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु उनमें कार्बन की संख्या या जिन कार्बन पर वो जुड़े हैं वो अलग अलग कार्बन हैं। पहले ये यौगिक दूसरे और तीसरे कार्बन से जुड़े हुए
हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रदर्शित करता है। तीसरा यौगिक हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक तरफ, दोनों हाइड्रोक्सी परमाणु एक तरफ। जबकि चौथे यौगिक में हम देखें तो दोनों हाइड्रोक्सी समूह एक तरफ और दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक तरफ। इस प्रकार ये 4 प्रकार के टार्टरिक यौगिक बनाते हैं। यदि हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो संरचना 3 व 4 में कोई अंतर नहीं। हम संरचना 3 को घुमाकर 4 व 4 को घुमाकर 3 प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ये दोनों रूप एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके जो क्रियात्मक समूह एक ही तरफ है। घुमाने पर भी वो एक साथ साथ वो क्रियात्मक समूह दूसरी तरफ चले जाते हैं, अर्थात एक ही रूप है। वास्तव में इसमें एक असममित तल है जिसके दोनों ओर के भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। यह रूप मीसो रूप कहलाता है, अर्थात इस प्रकार के दो यौगिक जो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह पर एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए तो इस प्रकार का जो रूप है प्रतिबिंब रूप, वो एक दूसरे मीसो रूप कहलाता है। और आंतरिक प्रतिकार या इंटरनल कंपनसेशन के कारण यह ध्रुवण अघूर्णन होता है, इनएक्टिव है। यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। किसी अणु के आधे भाग में प्रकाशीय गुणों का दूसरे आधे भाग द्वारा नष्ट हो जाना आंतरिक प्रतिकार कहलाता है, अर्थात उस यौगिक के आधे भाग से तो वह प्रकाशीय समावता दर्शाए, परंतु बचे हुए आधे भाग से वो प्रकाशीय समावता न दर्शाए या दोनों एक दूसरे को समाप्त कर दें, तो इस प्रकार के यौगिक हैं आंतरिक प्रतिकार वाले यौगिक कहलाते हैं। टार्टरिक अम्ल के एक असममित कार्बन परमाणु के प्रकाशीय गुण दूसरे असममित कार्बन परमाणु के विपरीत प्रकाशीय गुण के कारण नष्ट हो जाते हैं और पूर्ण अणु ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इस प्रकार टार्टरिक अम्ल कुल मिलाकर निम्न 4 रूपों में पाया जाता है। पहला, जिसका अध्ययन हमने हमारी पिछली स्लाइड में किया, पहला स्मॉल डी या प्लस टार्टरिक अम्ल जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर अर्थात घड़ी की दिशा में घुमा देता है। दूसरे प्रकार का जो यौगिक है वो स्मॉल एल प्रकार का या माइनस टार्टरिक अम्ल जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर या लेफ्ट हैंड साइड पर या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तीसरे प्रकार का जो यौगिक है वो डीएल अर्थात प्लस माइनस अथवा रेसेमिक टार्टरिक अम्ल जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी ओर नहीं घुमाता या बाह्य प्रतिकार के कारण घूर्णन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अर्थात डी अणुओं के प्रकाशीय गुण एल अणुओं के प्रकाशीय गुण को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि किसी यौगिक में ये स्थिति पाई जाती है। दूसरा, हम चौथा नंबर का जो यौगिक देखते हैं वो मीसो टार्टरिक अम्ल है। ये भी अघूर्णन है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जैसा कि हमने देखा कि आधा भाग उसके प्रकाशीय समावेता या प्रकाशीय गुण को दर्शाता है, जबकि आधा भाग प्रकाशीय असमावी को दर्शाता है। दूसरा प्रकार का जो उदाहरण है वो है 2 असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले यौगिक, अर्थात विवरिम समावी या थियो व इरिथो समावी कहलाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हमें अच्छी तरह देखना पड़ेगा और इनको डायस्ट्यूमर्स, थियोडायस्ट्यूमर्स या इरिथोडायस्ट्यूमर्स भी कहते हैं। 2 असमान किरेल केंद्रों वाले यौगिकों में विवरिम समावी या डायस्ट्रोमर्स, आइसोमर्स या अप्रतिबिंब तेविम समावेता पाई जाती है। वे प्रकाशीय समावी जो परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है वह डायस्ट्रोमर्स कहलाते हैं, अर्थात 2 समावी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो वो डायस्ट्रोमर्स कहलाते हैं। और इस प्रकार के अप्रतिबिंब रूपी प्रकाशीय समावेता के संबंध को विवरिम समावेता या डायस्ट्रोमर्स आइसोमर्स कहते हैं। जिन यौगिकों में 2 असममित कार्बन हो, अर्थात ऐसा यौगिक जिसमें 2 किरेल कार्बन हो, वे 4 प्रतिबिंबों के घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव समावी रूपों में पाए जाते हैं। जैसा कि हम इस उदाहरण को देखें, हम देखते हैं कि 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड में निम्न 4 प्रकार की समावेता पाई जाती है। पहले प्रकार का जो यौगिक दिखाई दे रहा है उसमें दोनों ब्रोमीन
और मध्य के दोनों कीरेल कार्बन के एक तरफ हैं। दूसरे प्रकार के यौगिक में वो दोनों ब्रोमीन अणु एक तरफ हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर हैं। तीसरे प्रकार के यौगिक में हम देखते हैं कि दोनों ब्रोमीन कीरेल कार्बन के विपरीत दिशा में, जबकि चौथे यौगिक में भी इसी प्रकार दोनों ब्रोमीन अलग अलग दिशा में। पहला और दूसरा यौगिक हमने पहले मीसोटार्टिक अम्ल या टार्टिक अम्ल में देखा। यदि हम इनका दर्पण प्रतिबिंब बनाएं, चूँकि एक ही तरफ है, तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, अतः ये प्रतिबिंब रूप बनाते हैं। इसी प्रकार हम देखें तीसरा और चौथा यौगिक, ये भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में और प्रतिबिंब बनाते हैं। इस प्रकार इसमें फर्स्ट व सेकंड यौगिक का जोड़ा ऐसा है जो परस्पर प्रतिबिंब रूप है और इनका बराबर बराबर मात्रा में लिया गया मिश्रण घूर्णन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अर्थात एक यौगिक लेफ्ट प्रकाश को दाईं ओर घुमा रहा है, जबकि दूसरा जो सेकंड नंबर का उदाहरण है वो बाईं ओर घुमा रहा है। अगर इनको बराबर मात्रा में मिश्रित करें तो ये एक दूसरे मिलने के बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऐसा ही 3 और 4 के साथ हो रहा है। लेकिन युग्म फर्स्ट व 3 अथवा सेकंड और 4, फर्स्ट व 3 और सेकंड और 4 में दोनों यौगिकों की बराबर मात्रा में मिश्रण ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अर्थात फर्स्ट 3 और सेकंड 4 के प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न हैं। किसी यौगिक में ऐसे युग्म को विविम समावयवी या डायस्ट्यूमर्स कहा जाता है। डायस्ट्यूमर्स को ध्यान रखने के लिए सर्वप्रथम यह है कि वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि प्रतिबिंब रूपों के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं तथा प्रकाशीय गुण समान व विपरीत होते हैं, किंतु डायस्ट्यूमर समावयवी में भौतिक व रासायनिक गुण में भी अंतर होता है और प्रकाशीय गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन प्रतिबिंब रूपों या इनैंशियोमर्स में दोनों कार्बन परमाणुओं के दो दो समूह समान हैं, जबकि तीसरा समूह भिन्न प्रकृति का है। ऐसे इनैंशियोमर्स के जिस जोड़े के समान समूह एक ही स्थित होते हैं तो हम उसे इरिथो या इरिथो आइसोमर्स कहते हैं, जिनमें समान समूह एक ही तरफ हो। जबकि वह जोड़ा जिसमें समान समूह विपरीत दिशा में होता है तो उन्हें हम थियो आइसोमर्स कहते हैं। इसका एक उदाहरण हमारे सामने है, हम देखें, इन उदाहरण को देखें तो 4 प्रकार के यौगिक बने हुए हैं, जिसमें पहला और दूसरा जिसमें दोनों समूह एक ही तरफ हैं तो ये है इरिथो प्रतिबिंब है। जबकि तीसरे और चौथे यौगिक को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न तरफ हैं, तो वो हैं थियो समूह। यदि किसी यौगिक के विभिन्न असम्मित कार्बन परमाणुओं की संख्या n हो तो उसमें कुल घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव रूपों की संख्या 2/n होती है। यह वान हाफ सूत्र कहलाता है। अर्थात यदि हमें उसमें असम्मित कार्बन, किसी भी यौगिक में असम्मित कार्बन की संख्या पता हो तो उसको 2n के आधार पर उसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव रूप पाए जाएंगे उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि उपयुक्त जो उदाहरण हमारे सामने है पिछली स्लाइड में, तो उसमें हमने देखा कि इसमें 2 कार्बन है और कार्बन 2 लगाएं तो 4 ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक प्राप्त होते हैं। यह नियम तब लागू होता है जब दोनों असम्मित कार्बन परमाणु समान हों। इस प्रकार कुल मिलाकर ऐसे यौगिक 6 रूपों में पाया जाता है। इनमें 4 इनके घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव रूप होते हैं और 2 थियो और 2 इरिथो मिश्रण जो कि अघूर्णन होते हैं। वर्तमान में ज्यामितीय समावयव का नामकरण भी इनैंशियोमर समावयवी या विवरिम समावयवी के रूप में दिया जाता है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार उन त्रिविम समावयवों को इनैंशियोमर समावयवी कहा जाता है जो परस्पर प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं होंगे वो नए डायस्ट्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, वो है ऐसे यौगिक जिसमें 2 असम्मित कार्बन हैं और 2 ब्रोमीन समूह हैं और दोनों ब्रोमीन समूह एक दूसरे के विपरीत हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी हैं, यानी ये इनैंशियोमर्स तो हैं,
और इनैंशोमर्स के आधार पर इनके दोनों असमित कार्बन से जुड़े हुए क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न स्थिति में हैं, तो ये थियो यौगिक हैं। समावयवी 1, 2, 3, 4 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं। अतः ये समावयवी एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं, परंतु फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, थर्ड प्रकाशीय समावयवी तो दर्शाते हैं, परंतु एक दूसरे के दर्पण समावयवी प्रतिबिंब नहीं होते हैं। इन समावयवों को अप्रतिबिंब समावयवी या विवरिम समावयवी या डायस्टोमर्स कहा जाता है। इनका नामकरण करते समय थ्रियो और इरिथो नाम का उपयोग किया जाता है। जब दोनों समान समूह एक ही ओर व्यवस्थित होते हैं तो समावयवी इरिथो समावयवी कहलाते हैं, परंतु जब समान समूह विपरीत हो रहते हैं तो उन्हें थियो समावयवी कहते हैं। हमने हमारे पूर्व के अध्याय में किरेल कार्बन के बारे में अध्ययन किया और हमने ये पाया कि किरेल कार्बन वह कार्बन होता है जिस पर जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग प्रकार के होते हैं। और आणविक किरेलता को दर्शाने के लिए भी हमने बात की कि किसी अणु में उपयुक्त सममित तत्वों में से जो कि प्रकाशीय समावयवता के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे सममित केंद्र हो, सममित तल हो, सममित अक्ष हो, अगर हैं तो सममित अणु में कोई प्रकाशीय गुण नहीं पाया जाएगा। किंतु यदि उपयुक्त सममित तत्वों में से एक भी तत्व किसी अणु में उपस्थित नहीं हो तो वह असम्मित होगा। असम्मित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित या सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ऐसे अणु किरेल अणु कहलाते हैं और ये जो गुण होता है वो आणविक किरेलता या मोलर किरेलिटी कहलाता है। किरेल कार्बन की अनुपस्थिति में प्रकाशीय समावयवता। हमने देखा कि यदि किसी अणु में असम्मित कार्बन परमाणु हो, अर्थात उसमें किरेल केंद्र हो, किंतु पूरा अणु असम्मित नहीं हो अर्थात अकिरेल हो, तो उसमें कोई न कोई प्रकाशीय गुण नहीं होगा, अर्थात वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसी प्रकार किसी अणु की किरेलता प्रकाशीय समावयवता की अनिवार्य शर्त होती है। यदि अणु में कोई सममित तल नहीं है तो किरेल कार्बन अनुपस्थित होने पर भी यह अणु प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए बाइफेनिल व्युत्पन्न तथा एलिन व्युत्पन्न को हम देखें तो प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें कोई असम्मित तत्व उपस्थित नहीं रहता है, परंतु फिर भी ये प्रकाशीय समावयवता दर्शाते हैं। बाइफेनिल यौगिकों को हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन स्थिति ऑर्थो स्थिति पर जो बड़े बड़े समूह हैं वो एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं और इनका मुक्त घूर्णन रुक जाता है, जिससे इसमें दो प्रकार के प्रतिबिंब रूप बनते हैं। इसी प्रकार यदि हम एलिन को देखें तो एलिन में भी इसी प्रकार से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी दूसरे और पहले कार्बन की जो प्रतिबिंब हैं वो एक दूसरे पर अध्यापित नहीं होंगे और अणु में घूर्णनता आ जाएगी। इस प्रकार हम ये दो उदाहरण हैं जिसमें कोई किरेल कार्बन तो नहीं है, परंतु फिर भी ये प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। हम जब भी प्रकाशीय समावयवता का अध्ययन करेंगे तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किसी यौगिक द्वारा समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमा देना ही ऑप्टिकली एक्टिविटी कहलाता है। अर्थात समतल ध्रुवीय प्रकाश ऐसा प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है और प्रिज्म से गुजारें तो ये 7 रंग अलग अलग स्पेक्ट्रम बनाते हैं। इस प्रकार के जो प्रकाश है उस प्रकाश को हम एक वर्णी या मोनोक्रोमेटिक प्रकाश कहते हैं और ये समतल ध्रुवीय प्रकाश प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करने में काम आता है। यदि कंपन एक ही तल में होते हैं तो समतल ध्रुवीय प्रकाश या समतल ध्रुवीय प्रकाश या कहते हैं और इस तल में घूर्णन तल जरूर होता है। इस प्रकार सममित प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए घूर्णन कोण का अध्ययन करेंगे जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशीय सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जिस कोण से घुमा देते हैं तो उस कोण को घूर्णन कोण कहते हैं, जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसे ज्ञात करने के लिए घूर्णन मापी का उपयोग किया जाता है। घूर्णन कोण के मान निम्न कारणों पर निर्भर करते हैं, जैसे ताप पर निर्भर करता है, विलयन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर करता है,
विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ध्रुवित प्रकाश जिस नली में तय की गई दूरी है उस पर निर्भर करता है। विलायक एवं पदार्थ के स्वभाव या प्रकृति में निर्भर करता है। इस प्रकार घूर्णन कोण विभिन्न माध्यमों पर आधारित होते हैं। विशिष्ट घूर्णन, जिसे हम अल्फा टी द्वारा या के रूप में व्यक्त करते हैं। विशिष्ट घूर्णन कोण अपॉन विलयन की सांद्रता इंटू नली की लंबाई पर आधारित होता है। अर्थात घूर्णन कोण में यदि हम विलयन की सांद्रता और उसकी नली की लंबाई, जिसके आधार पर हम ये ज्ञात कर रहे हैं, का मान या भाग लगाने पर प्राप्त होता है। अतः प्रकाशीय सक्रिय यौगिक 1 ग्राम अपॉन मिलीलीटर सांद्रता वाले विलयन में 1 डायामीटर लंबी नली में भरकर इस विलयन से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाए तो प्राप्त होने वाला घूर्णन कोण विशिष्ट कोण कहलाता है। इस प्रकार हम विशिष्ट कोण को ज्ञात करते हैं। यदि विशिष्ट कोण को उस पदार्थ के अणुभार से गुणा कर दें या किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक के लिए विशिष्ट घूर्णन और अणुभार का गुणनफल उसके आणविक गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रैसिमिक मिश्रण क्या होता है और रैसिमिकीकरण क्या होता है। यदि D प्लस या L माइनस समवायों की बराबर बराबर मात्रा मिला दें तो बनने वाला मिश्रण रैसिमिक मिश्रण कहलाता है और वह प्रक्रिया जिसमें रैसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है रैसिमिकीकरण कहलाती है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि यदि हम रिएक्शन या एल्किल हैलाइड की रिएक्शन को प्रकाशीय माध्यम या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएं तो हमें पहले कार्बोकैटायन प्राप्त होता है और कार्बोकैटायन यदि न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है तो 2 प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, जिसका अध्ययन हम SN1 और SN2 प्रकार की अभिक्रियाओं में करेंगे। और ये दोनों प्रकार के जो यौगिक उत्पाद बनते हैं वो D और L बराबर मात्रा में होते हैं और इनका मिश्रण ही रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। SN1 अभिक्रियाओं जो 2 पदों में होती है, इस अभिक्रिया के पहले पद में कार्बोनियम आयन बनता है, परंतु कार्बोनियम आयन की संरचना समतलीय होती है, अतः इस पर नाभिकीय स्नेह का आक्रमण दोनों ओर से संपन्न हो सकता है। इस कारण D व L समवायी की बराबर बराबर मात्रा बनती है और इस मिश्रण को हम रैसिमिक मिश्रण का नाम देते हैं। इसी प्रकार वाल्डन प्रतिपन्न SN2 अभिक्रियाओं में केवल एक पद में संपन्न होती है और इस अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही पूर्व नाभिक स्नेही के विलोपन से पहले ही उस कार्बन पर आक्रमण कर देता है और संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है, जिससे दोनों नाभिक स्नेही कार्बन से आंशिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और इस अवस्था में कार्बन की संयुक्ता 5 हो जाती है। अतः अधिक प्रतिकर्षण के कारण यह अवस्था अत्यंत अस्थायी हो जाती है और नाभिक स्नेही के विलोपन द्वारा उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। परंतु इस प्रक्रिया में कार्बन परमाणु से जुड़े समूह का विन्यास परिवर्तित हो जाता है और इस घटना को ही हम वाल्डन प्रतिबंध कहते हैं। इस उदाहरण में हम जो SN2 अभिक्रिया देख रहे हैं, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल किसी एल्किल हैलाइड पर क्रिया करता है तो एक 5 आंशिक बंध वाला 5 संयोजकता वाला एक अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है और जो सबसे और प्रतिकर्षण के कारण पूर्व का जो क्रियात्मक समूह है वो नाभिकीय स्नेही के कारण अलग हो जाता है और उस केंद्रीय कार्बन के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। अर्थात प्रारंभिक विन्यास D प्रकार का और उत्पाद का विन्यास L प्रकार का होता है। इस प्रकार वाल्डन प्रतिबंध का निर्माण होता है। असम्मित संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें सम्मित अणु असम्मित अणु या किरेल अणु में परिवर्तित हो जाता है तो इसे हम असम्मित संश्लेषण कहते हैं। किसी सम्मित यौगिक से एक असम्मित यौगिक अर्थात एक अघूर्णन या ऑप्टिकली इनएक्टिव यौगिकों से ऑप्टिकली एक्टिव यौगिकों का संश्लेषण असम्मित संश्लेषण कहलाता है। वह कार्बन परमाणु जो किरेल कार्बन में परिवर्तित हो जाता है वह प्रोकिरेल कार्बन कहलाता है। इस उदाहरण को हम देखें तो ब्यूटेन की क्रिया जब क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में कराएं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हम देखते हैं कि जो सेकंड नंबर का कार्बन है जिस पर क्लोरीन जुड़ती है वो कार्बन असम्मित कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और उस कार्बन को हम
प्रोकिरेल कार्बन कहते हैं। इस प्रकार यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है और इस प्रकार सम्मित अणु से असम्मित अणु का निर्माण होता है। परिवर्तित घूर्णन या म्यूटा रोटेशन। अल्फा ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन 112 डिग्री पर होता है, परंतु इसके जलीय विलयन को स्थिर छोड़ने पर विशिष्ट घूर्णन का मान घटकर 52 डिग्री रह जाता है। इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज का विशिष्ट कोण 19 डिग्री होता है, परंतु इसके जलीय विलयन को स्थिर छोड़ने पर विशिष्ट घूर्णन का मान बढ़कर 52 डिग्री हो जाता है। विशिष्ट घूर्णन में परिवर्तन की यह घटना परिवर्तित घूर्णन कहलाती है या म्यूटा रोटेशन कहलाती है। इसका कारण यह है कि जब एक उभयधर्मी विलायक होता है और जल की उपस्थिति में अल्फा बीटा ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाएं विवरक संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका कारण विशिष्ट घूर्णन 52 डिग्री होता है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि अल्फा जो ग्लूकोज है उसका घूर्णन कोण 112 डिग्री है, जबकि बीटा ग्लूकोज का जो है वो 19 डिग्री होता है। वो एक दूसरे जल में वो 52 डिग्री कोण पर परिवर्तित होते रहते हैं और इस घटना को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं।